नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हो चुका है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि जो आज की हमारी वीडियो है वो किसी भी साइंस के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो एक महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। अगर उनकी महानता की बात करें तो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था जिसकी अगर हम स्टडी करने चलें तो शायद अपनी पूरी जीवन उनके बारे में अध्ययन ही करते रहें और अध्ययन ना कर पाएँ अपनी पूरी लाइफ में। दोस्तों, हर एक बार की तरह आज भी इंट्रो हमारे मोहित भाई देंगे। सो गाइस, जैसा कि नितिन भाई ने अभी आप लोगों को बताया कि आज हम ऐसे महान पुरुष के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जिनका पूरी दर्शन जिनकी वजह से पूरा दर्शन की दुनिया ही बदल गई। और उनका नाम है सुकरात। सुकरात एथेंस की गलियों में जन्मे एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने पूरी दर्शन की दुनिया को ही बदल दिया। और उन्होंने कई सारे उनके विचार रहे। उनके विचार क्या रहे, और ये आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि उनके क्या विचार रहे, उनके कैसे विचार थे, वो कैसे व्यक्ति थे। ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और अपने भाई से यही आग्रह करेंगे कि भाई लेट्स स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, जैसा कि भाई ने बताया कि जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सुकरात के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम कहें कि सुकरात को जानना, उनके बारे में अध्ययन करना केवल दर्शन के बारे में अध्ययन करना नहीं है। वो एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने तर्क को समाज में जगह दी। उन्होंने मतलब ऐसा कह सकते हैं कि तर्क को उन्होंने अपना रास्ता बनाया, हथियार बनाया। ऐसा भी कह भाई ने सही कहा कि उन्होंने अब तर्क को ही अपना हथियार बनाया। उनका मानना था कि अगर हमें किसी भी अंतिम सत्य तक पहुंचना है तो हम सिर्फ तर्क से ही पहुंच सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनका ये मानना था। बिल्कुल सही है। दोस्तों, जो सुकरात थे उन्होंने मतलब एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा है तो वो व्यक्ति कुछ भी जान सकता है। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकते हैं हमारे वो जो आपने जिनका नाम लिया सुकरात, ऐसा भी हो सकते थे कि जिस व्यक्ति के अंदर मतलब जानने की इच्छा है वो कुछ भी जान सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर कहें कि जो सुकरात थे वो हमेशा क्वेश्चन ही किया करते थे। अगर उनके पास कोई व्यक्ति आता था, वो कितना भी ज्ञानी हो, वो अगर उनके पास आया है तो वो उसको ऐसा महसूस होने लगता था कि मुझसे बड़ा कोई अब अज्ञानी है ही नहीं। क्योंकि वो ऐसे ऐसे तर्क उसके सामने पेश कर देते थे जिससे उसे फील हो जाता था कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। इसीलिए तो उनका सबसे बड़ा महान कोटेशन है। क्या है उनका? एक महान कोटेशन, हाँ, नितिन भाई ने कहा कि उनका ये है कि मैं इस दुनिया में सबसे महान पुरुषों में से एक हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बात को गहराई से समझिएगा, बड़ी गहरी बात इन्होंने कही कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये बात बड़ी गहरी बात है ये बात सुकरात का कहना था कि मैं इसलिए महान हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कुछ ऐसे थे हमारे सुकरात। दोस्तों, जो हमारे सुकरात थे वो एथेंस में उनका जन्म हुआ था। और जो सुकरात थे, कहते हैं ना, जो प्राकृतिक होती है वो सभी को हर एक चीज़ बराबर नहीं देती है। उनके पास कला थी, तर्क करने की क्षमता थी, बहुत ही थी। शायद अभी तक इतनी तर्क करने की क्षमता किसी के अंदर हो पाई है। उनके साथ प्रकृति ने एक अजब ही लेवल का खेल खेल दिया था। उनके अंदर हर एक चीज़ थी, लेकिन उनका जो शरीर था वो अपने शरीर से बहुत ही क्रूर थी। लेकिन वहाँ के, अगर हम एथेंस की समाज की बात करें, जो वहाँ से जो खूबसूरत लोग होते थे, जिनकी शरीर की बनावट सही होती थी, उनको एक तरीके से वहाँ एथेंस के लोग भगवान समझते थे। लेकिन यहाँ पे सुकरात के साथ ऐसा नहीं था। वो अंदर आत्मा से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन बाहर से देखने में वो उतने ही ज़्यादा क्रूर थे। ऐसा क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, उन्होंने कोई कलम नहीं चलाई है, उन्होंने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखी है। जो भी हमें उनके बारे में पता चला है, ये जो बारे में उनका जो हमें लोगों को पता चला है, उनके शिष्य कौन थे? प्लेटो। हाँ। प्लेटो थे। अच्छा, प्लेटो थे। क्या यार, मैं नाम भूल रहा हूँ। उनके शिष्य का नाम, उनके जो 3 शिष्य थे उनके बारे में, उनसे ही हमें उनके बारे में जानने को मिलता है। प्लेटो, उनके एक शिष्य का नाम था प्लेटो, एक का नाम था जेनोफेन्स। जो प्लेटो थे उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो हमारे गुरु हैं सुकरात, वो
सर्वज्ञ हैं, लेकिन वो दावा करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता। उन्होंने ये अपनी जहाँ लिखा है। प्लेटो, ये प्लेटो के कथन है। उनके शिष्य जो हैं, उनके शिष्य जो प्लेटो हैं, उनका कथन है कि हमारे जो गुरु हैं वो सर्वज्ञ हैं, मतलब पूरा ज्ञान है उनके पास। लेकिन वो दावा करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन वो यहाँ पर सुकरात क्या दावा करते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। बात बहुत गहरी इन्होंने की, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा वैसे ही मैंने। तो नितिन भाई से हम एक और आग्रह करेंगे, उनका जो कोई कोस्ट हो, यानी उनके जो एक विचार, एक लाइन हो उनकी, वो ऑडियंस को हमारी बताएं। जरूर। यहाँ पर सुकरात का सबसे बड़ा कोस्ट था कि जो गलत काम होता है किसी भी व्यक्ति से वो अज्ञानता से होता है। मतलब कि उनका कहना ये था कि कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी गलत काम जानबूझकर नहीं करता है। उनके अनुसार उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए सही है क्या। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई गलत काम नहीं करता है। जैसे कि उन्होंने यहीं पर एक उदाहरण दिया कि कोई क्या बोलते हैं, कोई कारपेंटर है। अगर कोई कारपेंटर है वो फर्नीचर बना रहा है, अगर उसे पता होगा कि उसको सारी विधि पता है कि ऐसे ऐसे करके सही फर्नीचर बनाया जा सकता है, तो वो सही फर्नीचर बना देगा। अगर जिसे अधूरी जानकारी होगी तो वो सही फर्नीचर नहीं बना पाएगा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो क्या बोलते हैं, जो गलत काम होते हैं वो इंसान जानबूझकर नहीं करता है, उसे पता ही नहीं होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि सभी के नज़रों में हर एक व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। किसी के लिए कोई व्यक्ति गलत हो सकता है और किसी के लिए वही व्यक्ति सही भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। यहीं पे मोहित भाई से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर मान लेते हैं जो सुकरात हैं, उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो आज भी अमेरिका जैसे देशों में लॉस और इकोनॉमिक्स कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में तर्क के लिए अभी भी पढ़ाई जाती है, जानी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। तो उन्होंने इतना महान जो अपने कथन दिए, इतने कथन दिए, तो उनमें से कोई बेस्ट कथन तुम बताओ। बेस्ट कथन रहा? हाँ बिल्कुल। भाई ने क्वेश्चन पूछा कि उनका जो बेस्ट कथन है, वो जो हमें बेस्ट लगता है वो ये है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि वैसे कहा तो पूरा ही बेस्ट, उनकी बातें हर एक बेस्ट थी, लेकिन जो हर एक मतलब हर व्यक्ति में एक अच्छा गुण, मतलब उस पर्सन में एक अच्छी चीज़ देखता है कि या उस पर्सन में क्या एक अच्छी चीज़ थी, वो हम ऑब्ज़र्व करें और हमारे लिए वो क्या मतलब क्या हमारी लाइफ के लिए सही साबित हो सकती है, ये भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। हर व्यक्ति के लिए हर कुछ अलग अलग होता है। तो उनका फेवरेट कथन ये था कि हमारा फेवरेट, मतलब उनका नहीं था, हमारा फेवरेट ये था कि सवाल पूछना सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि सवाल पूछना सबसे बड़ा हथियार है। यानी अगर आप सवाल पूछते हैं, सवाल किसी भी व्यक्ति से करते हैं, तो आप जान सकते हैं, हर कुछ जान सकते हैं। मतलब अगर आपके अंदर अगर आप सवाल करते हैं तो यानी आप जिंदा हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप जिंदा हैं, जीवित होने का उन्होंने ये एक तरीके से जीवित होने की परिभाषा ये सेट की थी कि अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब वो जीवित है, अन्यथा वो मर चुका है। तो यहीं पे उनकी नज़रों में यहीं पे आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि हम लोगों को भी सवाल करने चाहिए, अपनी सरकार से करने चाहिए। जो इसका दायित्व लेता है उससे हमें सवाल जरूर ही करने चाहिए। लेकिन चलो छोड़ो नहीं, आप अपनी पूरी बात को स्पष्ट रूप से नितिन भाई कहिएगा, क्योंकि ऑडियंस देखती है और सुनती भी है। कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्सी की बात नहीं। देखिए, हम पहले भी इस वीडियो, नितिन भाई ने ऐसा कहा कि कंट्रोवर्सी, ऐसा नहीं, हम लोग कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ तर्क करते हैं और अपनी बातों को आपको मैं बताता हूं कि जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात ही कर रहे हैं सुकरात के बारे में। तो सुकरात के जो वचन और उनके जो विचार और वो कैसे थे और हर व्यक्ति को वैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हम नहीं बात करते कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके क्या विचार थे, इन बातों को हम लोग वो कैसे व्यक्ति थे, इन बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम कोई नितिन भाई ने जैसा कहा कि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं होगा यार। तुम खूब
खुलकर बोलो यार, कुछ भी बोलना चाहो। वो सब छोड़ के मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि उनके ये जो प्रश्न पूछने की आदत थी, तर्क करने की आदत थी, इसी आदत ने उनकी उनके जो जानने आज हम लोग जानते हैं ना उनको, इसी वजह से जानते हैं कि इस वो वजह से तर्क करते थे, तर्क के मामले में वो एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट थे। हमें लगता है कि हर फिलोसफर ऐसा ही होता है। हाँ, जो फिलोसफर कैटेगरी में आता है वो ऐसा ही वो होता है, ऐसा हमें ही लगता होता है है। ऐसा है। और उनके तर्क करने की इस आदत ने उनकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जान ले ली थी। बिल्कुल ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। उनके मृत्यु कैसे हुई इसके अभी आगे हम लोग अभी बात हम लोग करेंगे चर्चा कि करेंगे। इतने महान और व्यक्ति की मृत्यु जो है वो कैसे हुई। आप यकीन नहीं करेंगे इतने महान व्यक्ति की मृत्यु ऐसे भी क्या हो सकती हो है। सकती है। सो गाइस, जैसा कि हमारे और नितिन भाई के बीच बातचीत के बाद आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा, उनके क्या विचार थे और उन्होंने कैसे तर्क किया। सो नितिन से और हम एक प्रश्न करना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी एक महत्वपूर्ण घटना थी उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड, वो ये थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, आखिरकार उनकी मृत्यु हुई कैसे थी। सो इस प्रश्न का जवाब अपने भाई से पूछना चाहूँगा। जैसा कि मोहित भाई ने कहा कि जो सुकरात थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, बोले तो हथियार था, शायद उसी की वजह से उनकी मृत्यु, वही कारण था उनकी मृत्यु का, तर्क करना। क्योंकि अभी आपको बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जब इसके पीछे का कुछ एक महत्वपूर्ण कारण है उनका। हाँ, महत्वपूर्ण यहीं पर एक नितिन भाई अभी आपको विचार देंगे उनका एक महत्वपूर्ण, इसीलिए नितिन भाई ने ये बात कही। देखो, जब वहाँ एथेंस में 5वीं शताब्दी में एथेंस जो था, जहाँ वो रहते थे, जो उनका देश था, एथेंस ने एक बहुत ही बड़ा युद्ध लड़ा था। किससे? स्पार्टा से। स्पार्टा से उन्होंने जो युद्ध लड़ा था, वहाँ पे एथेंस की बहुत बुरी हार हो जाती है। और ये युद्ध 1-2 साल नहीं चला था, ये बहुत सालों तक चला था। इससे एथेंस को काफ़ी ज़्यादा क्षति भी पहुँचती है। तो इससे क्या होता है, जब स्पार्टा की सरकार एथेंस में स्थापित हो जाती है तो वो पूरे लोकतंत्र को ख़त्म कर देती है। स्पार्टा के लोकतंत्र को, एथेंस के लोकतंत्र को स्पार्टा की सरकार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इससे यानी कि वहाँ पर अराजकता जैसी स्थिति आ जाती है। अराजकता जैसी स्थिति आ जाती है। और वहाँ पर फिर जब कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले जब किसी पे मुसीबत आती है तो वो फिर अपने ईश्वर के पास भागता है। ठीक है, लेकिन जो वहाँ भी ऐसा हुआ, जो वहाँ के लोग थे वो भी फिर अपने ईश्वर के पास जाने लगे। लेकिन जो हमारे सुकरात थे वो हमेशा तर्क करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि ईश्वर हमें कैसे बचाएगा, उनका ये मानना था। तो वो एक अपने, जो वहाँ के लोग जो जिस ईश्वर को मानते थे वो इस ईश्वर को नहीं मानते थे, वो एक अलग चीज़ को मानते थे। वो उनका ये मानना थी जो सिर्फ हमें बुरे कामों से करने से रोकता है, वो एक ऐसे ईश्वर को मानते थे। उन्होंने उसका एक नाम भी दिया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था डेमोनियम। डेमोनियम करके एक नाम दिया था, जो मानते थे कि जिससे कि वो सिर्फ मुझे बुराई को ही रोकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे वापस आते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उनकी मेन टॉपिक पर आप पहुँचिए। हाँ, उनकी मेन टॉपिक ये है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। उनकी मृत्यु की बात करें तो 5वीं शताब्दी में, जहाँ जब वहाँ पे एक तरीके से बोले निरंकुशवाद हो गया था, तर्क करना गुनाह सा हो गया था। तो वहाँ क्या हुआ, तो वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने इन पे आरोप लगाए कि ये जो युवाओं को भड़का रहा है हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे देवताओं के प्रति, और हमारे युवाओं को भ्रष्ट कर रहा है, हमारे सिस्टम के विरुद्ध बातें कर रहा है। कोई भी अगर जिस पे आप बहुत दिनों से विश्वास करते हो और कह दे कि ये पाखंड है तो आपको भी गुस्सा आएगा, सभी को आता है। तो बस यही वजह थी। और ऐसा वहाँ क्यों कह रहे थे? क्योंकि जब वहाँ वो जो सरकार वहाँ पे जो स्थापित हुई थी, उसमें जो वहाँ का वो सरकार का जो नेतृत्व कर रहा था, जो सरकार को चलाने वाला था, वो इनका ही एक शिष्य था। क्रियोटस नाम शायद था उसका, अभी शायद प्रॉपर नाम नहीं ध्यान है। क्रियोटस नाम है, क्रियोटस करके नाम है। वही इस सरकार को चला रहा था। मतलब जो सरकार को चला रहा था वो उनका शिष्य ही था क्या? शिष्य था। इसीलिए उनकी छवि और खराब हो गई कि इन्होंने कैसी शिक्षा दी कि इनके जो शिष्य हैं वही बुरे काम कर रहे हैं और यहाँ पे निरंकुशवादी सरकार की स्थापना कर रहे हैं। और इसके बाद में इनका एक और शिष्य था, उसने भी बगावत कर दी थी इस युद्ध के समय अपने देश के प्रति। तो इससे उनकी बहुत ही ज़्यादा छवि खराब हो जाती है। और फिर जब कुछ सालों के बाद वहाँ से ये सरकार हटती है और फिर से पुनः जागरण होता है, तो
वहाँ की सरकार जो होती है फिर से तब इनको बंदी बना लेती है और इन पे मुकदमा चलाती है। तब यहाँ पे उनके कुछ शिष्य जब ये जेल में बंद होते हैं तो इनके जो शिष्य होते हैं वो इनसे कहते हैं कि हमने घूस दे दी है, यहाँ के जेलर जो होते हैं जेल के, यहाँ से चलो भाग चलते हैं, कहीं दूसरी जगह रहते हैं चल के। लेकिन उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया था कि अब नहीं जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में जिस देश ने मुझे तर्क करने के लिए क्षमता दी और जिसने मुझे अनुमति दी कि तुम इस देश में रह के तर्क कर सकते हो, अब अगर वही देश मेरे लिए बुरा बन रहा है तो उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। उनका ये कहना था वहाँ पे। फिर वो वहाँ से नहीं गए थे। उसके बाद में वहाँ की जो जेलर थे, जो वहाँ की सरकार थी, उन्होंने उनको विष का प्याला उन्होंने पीने के लिए मजबूर कर दिया था। तो उन्होंने विष का प्याला पीते पीते ये कहा था अपने शिष्यों से, इसमें जो प्लेटो शिष्य है वो लिखते हैं कि उन्होंने अंतिम में ये कहा कि जो जीवन होता है वो एक बीमारी की तरह होता है और जो मृत्यु होती है वो उसका इलाज होता है। इसलिए वो हंसते हंसते यानी इसका यही निकलता है कि जो जीवन है वो एक बीमारी है और इसकी जो दवा है वो मृत्यु है। उनका ये कहना था। दवा मिल गई अगर तो पूरी आनंद ही है अगर दवा मिल जाए। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा, एकदम राइट। इसी के साथ तो एक दो आपको कोस्ट बताते हैं उनके जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हम लोगों को भी पसंद है। मोहित भाई कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऑफ कोर्स। एक जैसा कि नितिन भाई ने कहा कि उनका फेवरेट कोस्ट था, फेवरेट, हर बार मैं फेवरेट बोलता हूँ, ऐसा मत सोचिए कि उनका फेवरेट था। उन्होंने लिखा, हम लोगों ने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा तो मेरा फेवरेट हो गया। बात आप लोग समझिए कि उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा, हमने पढ़ा, हमें फेवरेट लगा, हमारे लिए फेवरेट हो गया। और जो आपको फेवरेट लगे वो कमेंट में बताना। आप लोगों को कौन सा इसमें से जो उनका जो विचार था, वो आप लोगों को कौन सा विचार आपको सबसे अच्छा लगा? तो उनका कुछ था कि डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है। मतलब अगर आपके अंदर डर है तो आप उस बारे में जानते नहीं हैं, यानी उस बारे में आपको उस ज्ञान का जो है आपको बोध नहीं है। मतलब कि उनका यहाँ पे ये कहना थी, अगर तुम अज्ञान होगे, तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम तर्क ही नहीं कर पाओगे, और जब तर्क नहीं कर पाओगे तो अपने आप को कमज़ोर समझोगे। बिल्कुल यहीं पर सही कहा नितिन भाई ने, और कि आप तर्क ही नहीं कर सकते कि ज्ञान, अगर आपके पास अज्ञान है, ना ही आप तर्क कर सकते हैं और ना ही आप किसी भी चीज़, यानी अगर डर भी लगेगा किसी भी बात व्यक्ति से, किसी बहस कर पाओगे, ना ही बहस कर सकते हैं, ना ही आपके पास अगर ज्ञान नहीं होगा तो ना ही बहस कर सकते हैं आप, और ना ही तर्क कर सकते हैं किसी से। और नितिन भाई से, अपने भाई से, जो अपने एक और कोस्ट, उनका जो महत्वपूर्ण विचार था, वो नितिन से, अपने भाई से जानना चाहूँगा कि उनका और एक कोई विचार ऑडियंस को बताएं। और जो मुझे उनका एक फेवरेट जो लगता है, जो विचार था, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि जो आदमी होता है ना, व्यक्ति होता है, उसकी शारीरिक सुंदरता से कई ज़्यादा अच्छा होता है उसकी अंदर की आत्मा का सुंदरता होना। यहाँ पे ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फेवरेट लगता है कि अगर व्यक्ति आत्मा से सुंदर है तो उसका फर्क नहीं पड़ता कि शरीर से कैसा होना चाहिए। लेकिन आज की जो जनजी यानी जनरेशन है वो ऐसा नहीं मानती है, उसे बाहरी दिखावा चाहिए, बस अगर यही बात पे अगर हम बात करें, अगर हम लोग ये सोचते हैं, अगर वही टाइम पे वही से सुकरात जैसे उस टाइम पे थे, अगर कोई अब आ जाए ना, तो मुझे लगता है कि मुश्किल ही कोई वहाँ पे अब जगह ले पाएगा। मतलब आपका कहना है कि मुश्किल है, ऐसा हो सकता है कि बदल पाए अब। हाँ, लेकिन मुश्किल है, ऐसा हो सकता है कि, लेकिन अगर कोई कोशिश करेगा तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। तो कंटिन्यू नितिन भाई। तो इसी के साथ क्या कहते हैं, एंड किया जाए? जैसा कि बिल्कुल ऑफ कोर्स इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं आप लोग कि आप लोगों को इनमें से, जो हम उनके विचारों को आपके सामने मैंने बताया, तो उनमें से एक सबसे अच्छा विचार आप लोगों को क्या है। बेशक उन विचारों को एक्सप्लेन हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए, हम दोनों अच्छे से एक्सप्लेन उनके विचारों को नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग उनका रिसर्च करें, यानी उनको समझें और देखें। आप लोगों को सभी को उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए आप लोगों को। लेकिन
जो आपको सबसे अच्छा विचार लगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें। हम लोगों को बताएं कि आपको इनमें से सबसे अच्छा विचार कौन सा लगा। सो नितिन, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में। हाँ, अगली वीडियो में क्या आने वाला है, पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2, उसका पार्ट 2 आने वाला है। क्योंकि हमारी काफ़ी सी ऑडियंस का रिव्यू उस पर अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो जो वीडियो थी उस पर अच्छा व्यू नहीं आया लोगों का। तो उसके सेकंड पार्ट पर हम लोग देखेंगे कि क्या उस पर रिव्यू आता है उसका। सेकंड पार्ट उसका बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, इस बात की गारंटी है। इसी के साथ मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।